हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी साहित्य जो इतिहास में एक सीरीज लेकर चल रहे हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको अब जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए लेके आया गया है ये सीरीज। तो इससे हो सकता है आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिले, तो कंटिन्यूअस आप इस सीरीज से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। आज देखिए इसमें ये जो थर्ड पार्ट है कि निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। यानी हिंदी साहित्य इतिहास लिखा गया लेकिन इसमें से कौन सा स्रोत नहीं हो सकता। तो विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थिति, जब आप किसी भी साहित्य इतिहास लिखने बैठते हैं तो उस समय के साहित्य के इतिहास को लिखने में उस समय की स्थितियों को ध्यान में रखते हैं, तो ये सहयोग करता है। तो हाँ, ये करता ही है। शिलालेख, अगर आपको कोई भी शिलालेख वगैरह मिला तो ये पता चलता है कि हाँ उस समय ऐसा कुछ रहा होगा। साहित्यकारों की प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं, तो डेफिनेटली अगर आप एक आज बैठेंगे आदिकाल के समय का इतिहास लिखने, तो जो भी आपको शिलालेख मिले या जो भी उस समय की रचनाएं लिखने को मिले या जो भी आपको जानकारी मिले, ये सब आपको मदद करती है। लेकिन रचनाओं का मौखिक उल्लेख बोले तो कोई भी वार्तालाप में कोई चीज़ें हो गई हो, वो चीज़ तो उपलब्धि नहीं होगी। तो रचनाओं का मौखिक उल्लेख वो आपके लेखन के आधार या स्रोत में नहीं आता। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियाँ हो गई, शिलालेख हो गया, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित जो है रचनाएं हो गई, ताम्रपत्र। यहाँ तक देखिए कि जो ताम्रपत्र है, भोजपत्र है, सिक्के होते हैं, पुरातत्व संबंधी और भी सामग्री होती है, ये सभी मददगार साबित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो ये क्वेश्चन आगे बहुत बार कर लिए हैं। देखिए इसमें से आप पहचान जाएंगे। आलोचना, सीधे राम कुमार वर्मा जी का अगर देखें तो आलोचना उनका है। बाकी आप ये तीनों रचनाएं ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका, उद्भव, विकास, आदिकाल। बाकी आलोचना वाला हमने बताया कि आलोचना इनका नहीं होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है, तो ये भी पहले ही कर लिया गया कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर देखें तो वो समय क्या मानते हैं। तो समय इसमें 1050 से 1375। बाकी 900 वर्षों का इतिहास उन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल और इस तरीके से 50 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 84, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है कि इस्तवार दलाल ये हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो और ये कई क्वेश्चन ये जो है आरपीएससी में भी आया, एचपीएससी में भी आया, यूपीटीजीटी में आया है कि तो ये फ्रेंच में लिखा गया। इस्तवार दलाल ये हिंदुस्तानी जो है ये फ्रेंच विद्वान ने लिखने की कोशिश की थी। गारसादा तासी पुस्तक 2 भागों में 39 और 47 में है। द्वितीय संस्करण इसका 1871 में आया है। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के कवियों के बारे में दिया वर्ड के क्रम अनुसार। यहाँ पे देखिए दिया सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक आदिकाल, तो किसने किस नाम से संबोधित किया। तो मान लीजिए इसमें से आपको एक ही दो चीज़ आ रहा है तो आप आराम से भी मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये पता है कि आदिकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ही है, तो फिर आपको देखना है कि इसमें से और एक दो आना चाहिए। तो फिर मान लीजिए चारण काल आपको कि हाँ ग्रियर्सन ने कहा है, सिद्ध सामंत काल किसने, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और इस तरीके से जो भी हैं इम्पोर्टेंट को नोट्स इनको हम प्रोवाइड करेंगे कि ये जो फैक्ट वाली चीज़ें वो कैसे आप कंठस्थ करिए, क्योंकि वो याद किए रहेंगे तभी जाके आपका क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, चारण काल ग्रियर्सन के द्वारा, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु के द्वारा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो सिद्ध सामंत काल हो गया राहुल सांकृत्यायन, चारण जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक मिश्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं, तो हिंदी कि प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने नाम दिया। तो यहाँ पे आप पूरा लिस्ट ही देखिए। चारण काल ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल शुक्ल ने, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि चारण काल तो ग्रियर्सन ने भी कहा है, लेकिन संधि और चारण काल जो है राम कुमार वर्मा ने भी कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। यहाँ पे देखिए एक कोटेशन दिया गया है कि ये किसने कहा था, और ये क्वेश्चन आया हुआ है डीएसएसबी में कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य के संदर्भ में किस मनीष का कथन है। तो ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य के संदर्भ में ये कथन सरस्वती जो पत्रिका निकलती थी उसमें ख्यात इल्लब्ध मूर्धन्य मनीष जो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, और इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग का द्विवेदी युग नाम भी पड़ा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले पहले इतिहासकार कौन है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन तो कई लोगों ने कहा है किया है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले पहले इतिहासकार कौन है। तो पहले इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन।
हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला जो अगर देखें तो विभाजन किसने किया था, ग्रियर्सन ने। और कैसे किया था, केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। प्रवृत्तिगत यानी उस समय की विशेषता उनको जो भी लगा, यानी उन्हें लगा कि चारण काल होना चाहिए क्योंकि चारण बहुत ही ज़्यादा संख्या में उस समय होते थे, तो उन्होंने 700 से 1300 के समय को चारण में बांट दिया। फिर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस तरीके से उन्होंने 11 भागों में विभक्त कर दिया था उस पूरे काल को। जैसे शुक्ल ने सिर्फ 4 भागों में विभक्त किया था पूरे 900 वर्षों के इतिहास को। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को आदिकाल किसने, मतलब रामचंद्र शुक्ल ने तो वीरगाथा काल कहा था, तो फिर अगर देखें तो वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अब यहाँ पे वापस से वही नामकरण वाली लिस्ट आपको याद करनी है कि चारण, ग्रियर्सन है, प्रारंभिक, मिश्र बंधु। जितनी बार आप रिपीट करेंगे ये सारे ही आपको याद होने चाहिए। जितना ही अच्छे से याद रहेगा उतना ही आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको देखिए जस्ट हमने ऊपर वहाँ पे पढ़ा था कि संधि काल और चारण काल याद रखिए राम कुमार वर्मा ने, तो चारण ग्रियर्सन ने भी कहा, प्रारंभिक मिश्र बंधु, बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल शुक्ल, सिद्ध सामंत राहुल सांकृतन, आधार काल किसने कहा, तो आधार काल सुमन राजे ने कहा। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ऐसा क्यों कहते हैं कि रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। तो सबके एक अपने आधार होते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं, तो वही पूछा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से रीतिकाल का नाम रीतिकाल इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसको श्रृंगार काल इसलिए कहना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाएगा। यानी आपने रीति को रीति रिवाज से ही रख दिया तो और कोई नई कालगत प्रवृत्ति के आधार पर नाम नहीं रखा जा पाएगा। तो विश्वनाथ का मानना है उसका नाम श्रृंगार काल कर दो। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है, तो एक रचना दिया है हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके रचनाकार कौन है। तो हिंदी साहित्य जो 20वीं शताब्दी है इसके रचयिता हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इनकी अन्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, नए साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली आदि। निर्मला जैन जो है हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक हैं। हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता के प्रति संसार आदि आलोचनात्मक कृतियाँ इन्होंने लिखी है। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं कौन सी हैं, तो नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है नामवर सिंह की, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां आलोचक के मुख से। इतनी रचनाएं नामवर सिंह की, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है इसमें। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है, तो कविता कौमुदी किसने लिखा है, रामनरेश त्रिपाठी ने। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता रामनरेश त्रिपाठी हैं। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूप, सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल है। रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि हैं और इन्होंने कई रचनाएं जैसे मिलन है, पथिक है, स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य भी लिखे हुए हैं और कई मतलब ग्राम गीतों को उर्दू, बांग्ला और इन सब में भी लिखा है। कौन मिश्र बंधु में शामिल नहीं है, तो श्याम सुख गणेश, इसको ध्यान रखना है, श्याम सुख गणेश शामिल है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का पहला गद्य लेखक कौन है, तो मिश्र बंधु हिंदी के पहले गद्य लेखक के रूप में किसको मानते हैं, तो मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी के पहले गद्य लेखक गोरखनाथ हैं। तो मिश्र बंधु ये मानते हैं कि गोरखनाथ जो है हिंदी में जो गद्य लेखन का काम किया वो गोरखनाथ ने किया और गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मानते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त भरद्वाज ने गोरखबानी नाम से संपादित किया है। सराफा को हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। लेखकों में शिवसिंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा है 1883 में, जिसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन दिया है। ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद लिखा है। शिव सिंह सरोज का रचना काल, तो ये देखिए शिव सिंह सरोज का रचना काल भी पूछता है, तो 1833 यहाँ गलत दिया है, 1883 है इसका समय। तो शिव सिंह सेंगर ने जो लिखा है यहाँ पर 1883 होना चाहिए, उसने गलत दे दिया है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपने लेखन
गद्य तक ही सीमित रखे, यानी पद्य में नहीं कदम बढ़ाया। तो आप मुंशी प्रेमचंद जी को देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ज़्यादातर लेखन अपने गद्यांश में ही किए, पद्य में उन्होंने नहीं किया है। बाकी रामविलास शर्मा हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, ये सभी गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में अपनी लेखनी को चलाया है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो किस लेखक ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, ये भी क्वेश्चन है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी उसने कहाता है। तो उसने कहा था कहानी आपने पढ़ी होगी, बहुत ही अच्छी कहानी है, पूर्वदीप्ति पद्धति पर आधारित कहानी। इसे एक औपन्यासिक कहानी भी माना जाता है। बाकी इनकी और भी रचनाएं हैं, कछुआ धर्म करके, मौरेसी मोही कुठाव करके और भी रचना है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? अब देखिए ये काफ़ी अंदर से क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में आया हुआ है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा कि गौरव से युक्त भाषा जो होती है उसी के व्यवहार योग्य समझी जाती है। ये जो है किसने और किस प्रकरण में कहा है? तो आदिकाल जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इनके आदिकाल के प्रकरण 4 में शुक्ल जी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा को क्या रखा है? तो हमने जो चारों कालों में विभक्त किया है कि 1050 से 1375, 1375 से 1700। तो मूल रूप से आप देखेंगे यहाँ पे उनके उन्होंने सीमा रखा मूल रूप से 993 ईस्वी से 1350, यानी 1000 से लगभग वही 1350। हाँ 1375 मान के चलिए विक्रमी संवत में। और अगर आप 57 घटाते बढ़ाते हैं तो ईस्वी में कन्वर्ट करते हैं। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, तो हिंदी शब्द सागर को किसने लिखा है? यूपी पीजीटी में, टीजीटी में, डीएसएसबी में, तीनों में आया है। हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा है संपादित हुआ है? तो हिंदी जो शब्द सागर है ये जो है ग्रंथ ये श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है और काशी नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा। तो हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित, यानी संपादन उसका तो श्याम सुंदर दास ने किया हिंदी शब्द सागर का, और उसका प्रकाशन काशी नागरी पिछाड़ी सभा ने किया। बाकी रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी, ये जितने भी हैं इसका भी संपादन जो छापने का काम वो श्याम सुंदर दास ने किया है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, फिर ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की तीनों रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 शुक्ल जी का है। आलोचनात्मक राम कुमार वर्मा का है 38 में। और हिंदी साहित्य का अतीत जो लिखा गया है, ये अतीत किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है और ये 2 भागों में विभक्त है। हिंदी साहित्य का अतीत 1959 में और 60 में। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी की रचना किसने की? तो गारसा दत्तासी ने। ये रचना कई बार पूछा जा चुका है कि गारसा दत्तासी ने इसको लिखा है। फ्रेंच विद्वान, 2 भागों में विभक्त था, फिर इसका दूसरा 71 में आया था और सबसे पहला प्रयास इन्होंने किया था। ग्रियर्सन ने जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो देखिए ये भी क्वेश्चन बराबर की किसने अनुवाद किया? तो आपने देखा तासी का किसने किया? लक्ष्मी सागर वारसेड ने किया। तो ग्रियर्सन का किशोरी लाल गुप्त ने किया। ये जो द मॉडर्न वर्नाकुलर था जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलता था, इसका अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किस नाम से किया था? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, यानी हिंदी साहित्य के पहले इतिहास के लिखने के जो प्रयास किए गए थे उस प्रयास के उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा था और उसी से अनुवाद किया था। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो हमने बहुत पहले बात की थी कि एक बार स्केच खींचा जाएगा, एक बार हिस्ट्री लिखी जाएगी। तो 1917 में यानी पहले स्केच खींचा जाएगा फिर हिस्ट्री लिखी जाएगी। तो ये 1917 है, वो 1920 है। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अगर देखिए स्केच खींचने का काम ग्रिफ्ट ने किया था। और बाकी जब लिटरेचर की बात आए तो पादरी FEK ने किया था। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, इस पंक्ति की सही लेखक कौन है? तो ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कोटेशन है और इसको याद ही कर लेना है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेश जनक होना चाहिए।
काव्य संसार के प्रति कवि का, तो यहाँ पे देखिए ये जो कोटेशन रामचंद्र शुक्ल का है। फिर कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेश परक होना चाहिए। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंध मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावदत्त अभिव्यक्ति है। सबसे उत्तम कहानी वो होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, ऐसा प्रेमचंद जी कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो व्यवस्थित रूप किसने दिया था? तो शुक्ल जी ने दिया था। लेखन तो बहुत कार्य पहले से हो गया था, लेकिन व्यवस्थित किसने दिया था? तो ये चीज़ें। भक्ति काल का नाम जो है पूर्व मध्यकाल जो है वो किसने किया? तो पूर्व मध्यकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और जो रीति काल का समय था उसको उत्तर मध्यकाल का। तो ये ध्यान रखना है कि जिसको हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इस तरीके से पढ़ते हैं उसको पूर्व मध्यकाल उत्तर में किसने बांटा था। और जैसे विभाजन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है तो इन्होंने 1000 से 1400, फिर 1400 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से आज तक। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो मिश्र बंधुओं ने 5 कालखंडों में बांटा है, तो उसमें उन्होंने परिवर्तन काल का जो समय रखा है वो कौन सा रखा? तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया है। पहले 5 भागों में विभक्त किया, फिर उप विभाजन भी किया है। तो सबसे पहले विभाजन में उन्होंने प्रारंभिक, माध्यमिक, अलंकृत, परिवर्तन, वर्तमान काल, और जो प्रारंभिक है उसको पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक में कर दिया। फिर माध्यमिक है तो पूर्व माध्यमिक, प्रौढ़ माध्यमिक, अलंकृत का पूर्वालंकृत, उत्तरालंकृत, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। तो यहाँ पे जो 700 से 1343 है, फिर 1343 से 1444, ये हो गया प्रारंभिक में पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक। माध्यमिक में 1445 से 1560, 1561 से 1680, पूर्वालंकृत में 1681 से 1790, फिर 1791 से 1889। इसके बाद परिवर्तन 1890 से 1925। तो परिवर्तन काल का पूछा था 1890 से 1925, बाकी फिर 1926 से लेके अब तक। तो ये दिया गया है उनके द्वारा। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बाबू श्याम सुंदर दास। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेकर नाटक साहित्य पर भी अपनी आलोचनाएं लिखी हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई आलोचनाएं। इनकी अन्य रचना और भी है, जैसे गद्य कुसुमावली भी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? तो जैसे कवि और कविता, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि और कविता, उपन्यास, रहस्य, भाषा और व्याकरण। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय सर्वस्व, मणिकर्णिका, भाषा दर्पण। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? किशोरीदास वाजपेयी। जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। तो कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण में लेखनी चलाई। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। हेमचंद की प्रसिद्ध कृति है शब्दानुशासन, तथा धीरेन्द्र वर्मा की रचना है ब्रजभाषा व्याकरण। तो यहाँ पे सभी के इंपॉर्टेंट है। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण, हेमचंद का शब्दानुशासन, धीरेन्द्र वर्मा का ब्रजभाषा व्याकरण। हिंदी का पहला व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो हिंदी के पहले व्याकरण के रूप में जो लेखन के करता है उनको जेसुआ कटलर को मानते हैं। जेसुआ कटलर हिंदी के पहले व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। उन्होंने क्या लिखा था? हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 में। तो हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ हम यही मानते हैं, जेसुआ कटलर हिंदी के पहले व्याकरण लिखने वाले, और हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 में। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था, और बाकी शुक्ल जी ने तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब बताया है? तो उन्होंने देखिए अपने जो विभाजन किया है उसको उत्थान में बांटा है। तो जैसे प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तो तृतीय उत्थान। तो संवत में 1925 से 50, और वही चीज़ ईस्वी में आप देखेंगे, क्योंकि संवत से अगर आपको ईस्वी से संवत में बदलना है तो फिर संवत 57 जोड़ना है। तो अगर आप संवत में याद रखते हैं कि इन्होंने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, तो 1925 से 50, 50 से 75, 1975 से अब तक, और आप 57 घटा के ईस्वी में आ सकते हैं कि 1868 से 93, 93 से 18, और 1918 से लेके अब तक।
यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को बी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यानी उर्दू का खुद बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को बी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। गारसा दत्तासी जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे, पेरिस में ये हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक भी थे। उन्होंने 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास भी लिखा था और उसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कवियों का उल्लेख किया। तो 1909 में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की थी। यानी ये गारसा दत्तासी ने ये बात स्वीकार की थी कि उर्दू का बड़ा पक्षपाती है, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को, यानी हिंदी को आप सिर्फ एक बोली मत मानिए, ऐसा उन्होंने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान कब से कब तक माना, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ईस्वी में अगर आप करेंगे तो 57 घटा देंगे तो 1868 से 1893 निर्धारित हो जाएगा। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है, तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ भी झारखंड में भी आया है, जीआईसी में भी आया है। और ये जितनी भी रचनाएं और भी नीचे दी गई हैं, जैसे हिंदी साहित्य की जब बात आती है इतिहास दर्शन की, तो इतिहास का दर्शन किसने किया है, तो नलिन बिलोचन शर्मा दर्शन, और रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो जब कभी आए दूसरा इतिहास किसने लिखा है, तो दूसरे इतिहास के लेखक हैं बच्चन सिंह। बाकी नामोर सिंह ने लिखा है हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। जब हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों की बात आए तो नामोर सिंह ने प्रवृत्तियों की बात की है। सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास तो सुमन राजे के बारे में बताया। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है, तो किस और भी नाम से उन्होंने इसको संबोधित किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। बाकी ये जो डिवाइड किए हैं तो वही है सन, उसमें कुछ अलग है नहीं। मिस्र बंधु विनोद जो है, अगर देखें हम मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था, तो मिस्र बंधु विनोद में गणेश बिहारी श्याम और ये करके 1913 में आगे के 4 भाग थे और 34 में आप देखिए कि चौथा भाग था। कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो कालक्रम के अनुसार जो लिखा गया है हिंदी साहित्य का वो पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी अगर देखेंगे तो कालक्रम के अनुसार जो लिखा गया वो पहला ग्रंथ है। बाकी यहाँ पे शिव सिंह सरोज 83 में लिखा गया और 1888 में द मॉडर्न वाला, तज़किरा 1848 मौलवी करमुद्दीन। अधिकांश साहित्य का जो इतिहासकार है उनके अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है, तो ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि 7वीं से लेके सिद्ध कवि सराहपाद को कि वही हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सराहपाद को अधिकांश साहित्य इतिहासकार हिंदी के पहले कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सराहपाद को ही हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। किसने, राहुल सांकृत्यायन ने सराहपाद को माना है, हिंदी के पहले कवि उनको माना है। सराहपाद द्वारा दोहा कोश रचना की गई है। तो पूछा क्या क्या जा सकता है कि 7वीं शताब्दी के कवि हैं सराहपाद, राहुल सांकृत्यायन ने उन्हें ही हिंदी के पहला कवि स्वीकार किया है। उन्होंने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की है। और सराहपा जो है बौद्ध धर्म के सहजयान वज्रयान के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत अथवा पुण्य को, गणपति चंद्रगुप्त ने साले भद्रसूरी को पहला माना है। शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी को किस रूप में उल्लेख होता है, तो इतिहासकार के रूप में उनका उल्लेख गारसा दत्तासी का किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की, और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी, टीजीटी, नेट, केवीएस, पीजीटी, एनबीएस सब में आया है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परंपरा शुरू की है तो गारसा दत्तासी भाई सबसे पहले तो वही थे जिन्होंने लिखने का प्रयास किया, भले ही वो फ्रेंच विद्वान थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर कभी मत भूलिएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले किसने, परंपरा ही किसने शुरू की, तो फ्रेंच विद्वान तासी ने। उन्होंने ही इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखा था। हिंदी उर्दू कवियों का विवरण दिया था। पहला 39 में था, दूसरा 47 में था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ग्रियर्सन ने भी लिखा, वो 1888 में लिखे द मॉडर्न वर्नाकुलर। तो सच्चे अर्थ में तो ग्रियर्सन वाला माना जाता है, लेकिन प्रयास तासी ने किया था। इसके बाद मिस्र बंधु विनोद देखते हैं। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल का जो है 1929 में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में उनके योगदान को देखते हैं। तो इस तरीके से लेखन का जो है क्रम चल पड़ा।
हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के बारे में। तो विमर्श की बात जब आएगी कि विमर्श किसने किया था, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, हमने देखा था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो हैं इन्होंने विमर्श की चर्चा की 1923 में। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की और भी कृतियाँ जो हैं विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य, हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास ग्रंथ में देखें तो ये कुछ नेम और दिए गए हैं। जैसे वियोगी हरि ने लिखा है ब्रज माधुरी सार 1923 में। जैसे विमर्श की बात हुई, ब्रज माधुरी सार 1923 में वियोगी हरि। विवेचनात्मक इतिहास 1930 में लिखा गया, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पे देखिए मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न जो है हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, 1910 में लिखा। और इसमें उन्होंने तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव बिहारी लाल, बंधुभूषण, कबीरदास, चंद्रबरदाई सभी को स्थान दिया। यहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन है कि किसने कौन सा जो है का नाम संबोधित किया। तो शुक्ल ने वीर गाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी नादि काल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। और ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रथम उत्थान की कालावधि, तो हमने प्रथम उत्थान की कालावधि देखा था कि 25 से 50 शुरू हो जाता है, बाकी आप 57 को अगर घटाते हैं तो ईस्वी में भी उस चीज़ को देख सकते हैं। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा, तो इतिहास की बात जब आए और इतिहास दर्शन की बात आए तो नलिन विलोचन शर्मा का नाम आता है। 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र ने संपादन किया था। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी एक वीडियो और आएगा और इस तरीके से हम जो है यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास को ख़त्म करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आदिकाल से क्वेश्चन शुरू होगा। बाकी और भी हिंदी रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो काफ़ी वीडियोज पड़े हुए हैं जो आप देखते रहिए। बाकी और भी चीज़ें हम बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।